नमस्कार, मैं सुबोध पांडे आपका हिंदी एडुकेशनल चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के महान कहानीकार, नाटककार तथा उपन्यासकार मोहन राकेश द्वारा रचित मलबे का मालिक कहानी को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने मलबे का मालिक कहानी को 2 भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में मैं मलबे का मालिक कहानी का सार या सारांश को प्रस्तुत करना चाहता हूं, जबकि दूसरे भाग में मैं इस कहानी का उद्देश्य या संदेश तथा शीर्षक या नामकरण की सार्थकता को प्रस्तुत करना चाहता हूं। आषाढ़ का एक दिन नाटक पर वीडियो बनाते वक्त मैं मोहन राकेश जी का सामान्य साहित्यिक परिचय दे चुका हूं। अतः इस वीडियो में मैं मोहन राकेश जी का सामान्य परिचय नहीं देता हूं। विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि वे उनका सामान्य साहित्यिक परिचय वहीं से प्राप्त कर लें। यही नहीं, यदि आप आषाढ़ का एक दिन नाटक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आप अपनी सुविधा के अनुसार उसे देख सकते हैं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के महान कहानीकार, नाटककार तथा उपन्यासकार मोहन राकेश द्वारा रचित मलबे का मालिक कहानी का सार या सारांश को प्रस्तुत करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। मलबे का मालिक कहानी का सार या सारांश। आधुनिक हिंदी साहित्य के महान कहानीकारों में मोहन राकेश जी का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। ये मूलतः आधुनिक हिंदी साहित्य के एक उच्च कोटि के कहानीकार के साथ साथ एक सफल नाटककार तथा उपन्यासकार माने जाते हैं। सच पूछा जाए तो मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकारों में प्रमुख स्थान रखते हैं, अर्थात ये नई पीढ़ी के प्रमुख साहित्यकार हैं। इन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से आज़ादी मिलने के बाद भारतवर्ष में रहने वाले लोगों के बदलते हुए जीवन शैली का यथार्थ चित्रण किया है। उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से नई कहानी आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की है। नई कहानी को इन्होंने एक नया आयाम दिया है। इनकी कहानियों ने नई कहानी के विषय और शिल्प को भी काफी समृद्ध किया है। मलबे का मालिक इनकी एक प्रसिद्ध कहानी है। यही नहीं, यह इनकी एक अत्यंत ही मार्मिक, सशक्त एवं एक जीवंत कहानी है। यह एक बहुत ही कारुणिक कहानी है। यह कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन की हृदय विदारक घटना को केंद्र में रखकर लिखी गई एक बहुचर्चित एवं श्रेष्ठ कहानी है। अर्थात कहानी की पृष्ठभूमि सन 1947 ईस्वी में घटी भारत पाकिस्तान विभाजन की घटना है। इस कहानी में कहानीकार ने भारत पाकिस्तान बंटवारा के समय घटी हुई हिंसात्मक
घटनाओं से साक्षात्कार करवाया है, जिसमें स्वार्थी तत्व सांप्रदायिकता की आड़ में अपना समस्त नैतिक व मानवीय संबंधों को भूलकर निर्दयता पूर्वक खून कर रहे थे। यह कहानी उसी त्रासदी, वहसीपन और संवेदना को व्यक्त करती है। निस्संदेह यह कहानी भारत विभाजन की त्रासदी और उसके प्रभावों को उजागर करने वाली एक मार्मिक कहानी है। इस कहानी का सार कुछ इस प्रकार है। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद हुए भीषण दंगों यानी भीषण नरसंहार के कारण बहुत से मुसलमान अमृतसर को छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। राजनीतिक माहौल ठंडा हो जाने के लगभग 7.5 साल बाद हॉकी का मैच देखने के बहाने अपनी जन्मभूमि को देखने की लालसा लिए हुए वे अमृतसर आए हुए थे। यानी भारत पाकिस्तान विभाजन के 7.5 साल बाद वे अपनी जन्मभूमि पर कदम रखे थे। दरअसल वे हॉकी का मैच देखने के बहाने उस जगह को भी देखना चाहते थे जहां वे पहले रहते थे। जहां वे जन्म लिए थे, पलकर बड़े हुए थे, जहां कभी लोगों में आपसी भाईचारा था, जहां कभी अमन और चैन था। यह मौका उनके जीवन में भारत विभाजन के लगभग 7.5 साल बाद आया था। ऐसे लोगों में चिराग दीन का बूढ़ा बाप अब्दुल गनी मियां भी था, जो लाहौर से हॉकी का मैच देखने के बहाने कुछ मुसलमानों के साथ अमृतसर आया था। अब्दुल गनी मियां इस कहानी का एक प्रमुख पात्र है। इतने दिनों में अमृतसर बहुत कुछ बदल चुका था। यह वह अमृतसर नहीं था जिसे वे लोग कभी छोड़कर गए हुए थे। इतने दिनों में आए हुए परिवर्तन को देखकर वे लोग बड़े ही आश्चर्य थे। यहां आकर वे बड़े उस परिवर्तन को गौर से देख रहे थे और एक दूसरे को दिखला रहे थे, मानो वह शहर उनके लिए साधारण न होकर अच्छे खासे आकर्षण का केंद्र बन गया हो। कहने का अर्थ यह है कि हर एक परिवर्तन को वे बड़े आश्चर्य की नजरों से देख रहे थे। उदाहरण के तौर पर मिस्री बाजार में मिस्री की दुकानों की संख्या अब पहले से काफी कम हो गई थी। सुखी भटियारन की भट्टी की जगह अब पान वाला नजर आ रहा था। जिस तरह मुसलमानों को अमृतसर से पलायन करके लाहौर जाना पड़ा था, उसी प्रकार लाहौर से भी बहुत से हिंदुओं ने पलायन करके भारत यानी अमृतसर में शरण ली थी। भारत विभाजन के फलस्वरूप भीषण नरसंहार हुआ था। यही कारण था कि अमृतसर में आकर वे एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछ रहे थे। अमृतसर का बांसा बाजार एक उपेक्षित सा बाजार था। पाकिस्तान बनने से पूर्व वह एक गरीब मुसलमानों की बस्ती थी। वहां पहले बांसों और सहतीरों की ही दुकानें थी, जो आग लग जाने से नष्ट
हो गई थी। 7.5 वर्ष बाद यहाँ कई नई इमारतें खड़ी हो गई थी, पर अब भी वहाँ मलबे के ढेर पड़े हुए थे जो एक विचित्र सा वातावरण प्रस्तुत कर रहे थे। उन दिनों हुए दंगे की याद दिला रहे थे जहां मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं के भी घर जले थे। कुछ देर के बाद वहां गनी मियां नामक एक मुसलमान, जो इस कहानी का एक प्रमुख पात्र है, उसी वीरान बाजार में आया जो पहले अपने परिवार के साथ यहीं रहता था। वह भारत पाकिस्तान विभाजन के समय पाकिस्तान चला गया था, जबकि उसका इकलौता पुत्र चिरागदीन तथा उसकी दोनों बेटियां किस्वर और सुल्ताना और पत्नी जुबेदा नए मकान के मोह में अमृतसर में ही रह गए थे। तभी मनोरी नामक एक युवक वहां आया। गनी मियां ने मनोरी को पहचान लिया और दोनों ने आपस में कुशलक्षेम पूछी। मनोरी ने मियां गनी को मलबे के रूप में परिवर्तित हुए उसके नए मकान को दिखलाया। यह सब देखकर गनी मियां हैरान रह गया। गनी मियां फटी आंखों से देखता रह गया, फिर छड़ी के सहारे मलबे तक पहुंचा। उस मलबे को देखकर फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, हाय ओए चिराग दीना, क्या खुदा ने उसे यही दिन देखने के लिए जिंदा रखा था? मोहल्ले के लोग गनी मियां को देखकर यह अंदाजा लगाने लगे थे कि मलबे का ढेर देखकर संभवतः गनी मियां को सारी बातें समझ में आ जाएगी। यह मलबा ही उसे आप बीती सुना देगा कि उसके जाने के बाद उसके परिवार वालों के साथ आखिर क्या हुआ। एक दिन शाम को चिराग खाना खा रहा था जब रखे नामक एक पहलवान ने उसे नीचे बुलाया था और उसे जमीन पर गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठा था। वह चिल्लाता रहा, रखे पहलवान, मुझे मत मार, हाय कोई मुझे बचाओ। रखे पहलवान के डर से किसी ने उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं की। उसके डर से कोई उसे बचाने के लिए नहीं आया, पर रखे ने अपने शागिर्द की मदद से पाकिस्तान देने के नाम पर उसका प्राणांत कर दिया, यानी उसे मार डाला। यही नहीं, उसने उसकी पत्नी जुबेदा और दोनों लड़कियां किस्वर और सुल्ताना को भी पाकिस्तान देने के नाम पर इस संसार से विदा कर दिया था। यानी रखे पहलवान ने अपने साथियों के साथ मिलकर तुम्हें भी पाकिस्तान चाहिए कहकर उन सब की हत्या कर दी थी। उनकी लाशें चिराग के घर से न मिलकर नहर के पानी में देखी गई थी। इस घटना के कई लोग गवाह थे, परंतु सभी लोग रखे पहलवान से डरते थे, इसीलिए अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर अपने को इस घटना के उत्तरदायित्व से मुक्त कर लिया था। जबकि रखे पहलवान उसका सबसे बड़ा विश्वासी व्यक्ति था, उसी के भरोसे वह अपने परिवार को छोड़कर गया था।
रखे पहलवान ने अब्दुल गनी मियाँ के नए मकान पर बहुत दिनों से नज़र लगा रखी थी, किंतु चिराग और उसके परिवार के मरने के साथ ही किसी ने उस घर में आग लगा दी थी। रखे पहलवान तब से उस आग लगाने वाले व्यक्ति की खोज में था, पर वह उसका पता अब तक नहीं लगा सका था। अब उस मलबे को वह अपनी जागीर समझकर किसी को भी उसके पास फटकने नहीं देता था। वहां कोई गाय भैंस तक बांध नहीं सकता था। बिना उसकी अनुमति से कोई एक ईंट भी उठा नहीं सकता था। तभी उसके एक शागिर्द ने उसे गनी मियाँ यानी अब्दुल गनी के मलबे पर बैठने की सूचना दी। इतने में पहलवान ने देखा कि मनोरी गनी मियाँ की बाह पकड़े इधर ही आ रहा है। कुएं के पास पहुंचते ही गनी मियाँ ने रखे पहलवान को पहचाना और उसे बुलाया, पर रखे पहलवान ने उस पर कोई नजर नहीं डाली और न ही मिलने में कोई दिलचस्पी दिखलाई। उसने उसके किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर भी नहीं दिया। इस पर गनी मियाँ ने अपने को चिराग का पिता कहकर अपना परिचय दोहराया। उसने रखे पहलवान से मिलकर 7.5 वर्ष के बाद मुलाकात होने के कारण अपनी प्रसन्नता प्रकट की, लेकिन रखे पहलवान ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह किसी गनी मियाँ को पहचानता ही नहीं है। रखे पहलवान गनी मियाँ से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखलाता है। इसके बावजूद गनी मियाँ उसे अपनी दर्द भरी दास्तान कहता है। वह उससे कहता है कि वह यहाँ 7.5 वर्ष पहले भरा पूरा परिवार छोड़कर गया था, लेकिन जब वह लौट कर आया तो उसे यहाँ पर केवल मलबे का ढेर मिला। ऐसा लगता है मानो यह मलबा ही उसके नसीब में लिखा हुआ था। मेरे बसे बसाए घर की बस यही निशानी बची रह गई थी, फिर भी मेरा मन इस मिट्टी को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता है। वह रखे पहलवान से पूछता है कि सब में यहाँ भाई भाई की सी मोहब्बत थी, फिर ऐसी घटना आखिर क्यों घटी? अगर चिराग चाहता तो वह तुम लोगों में से किसी के घर में छुपकर रह सकता था, परंतु पता नहीं फिर ऐसी घटना आखिर क्यों घटी। यह सब सुनकर और देखकर रखी पहलवान को अपने किए पर लानत यानी पश्चाताप होने लगता है। कारण गनी मियाँ के नए मकान को हड़पने के उद्देश्य से मौके का फायदा उठाकर रखे पहलवान ने उसके बेटे और उसकी पत्नी तथा दोनों बेटियों की हत्या कर दी थी। अब वह पछता रहा था। यह उसकी शारीरिक अवस्था से ही पता चल जाता था, पर वह कुछ कह नहीं पाता था क्योंकि वह गनी मियाँ का एक प्रकार से गुनहगार था। गनी मियाँ की सौहार्दपूर्ण व्यवहार को देखकर वह पछताने लगता है। उसका हृदय अंदर ही अंदर कचोटने लगता है।
तथा उसकी अंतरात्मा इस बात के लिए उसे धिक्कारती रहती है कि उसने एक तरह से अपराध किया है। उसे अपनी गलती का बोध हो जाता है। वह मन ही मन सोचता है कि जिस गनी मियाँ ने उस पर भरोसा व विश्वास कर अपने परिवार को छोड़कर गया था, उसी ने उसके साथ विश्वासघात किया, उसके विश्वास की हत्या कर दी। इस बात के लिए उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कारती रहती है कि उसने सचमुच एक अपराध किया है, वह एक गुनहगार है। वह अपने इस पाप के लिए प्रभु को याद करता है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह गनी मियाँ के सामने जाकर अपने अपराध को स्वीकार कर सके। गनी मियाँ के परिवार के साथ जो हादसा हुआ, उसने उसकी दुनिया ही बदल कर रख दी थी। इन सब के बावजूद गनी मियाँ किसी से बदला लेने की बात तो दूर, उसका बुरा तक नहीं सोचता है। वह रखे पहलवान से मिलकर उसकी शिकायत नहीं करता है, बल्कि यह कहकर उसे सांत्वना देता है कि जो होना था हो गया, रखिया, उसे अब कोई लौटा थोड़े ही सकता है। यह उसके चरित्र की महानता है कि वह खुदा से नेक की नेकी बनाए रखने तथा बद की बदी को माफ करने की दुआ मांगता है। वह अपने बेटे के हत्यारे में अपने बेटे की छवि देखता है तथा अल्लाह से यह भी दुआ मांगता है कि वह उसे सेहतमंद रखे। जीते रहो, यह कहकर गनी मियाँ वहां से चला जाता है। गनी मियाँ के जाने के बाद मोहल्ले की औरतों में तरह तरह की बातें होने लगती है कि अवश्य ही मनोरी ने गनी मियाँ को सब कुछ सच सच बतला दिया होगा। इस घटना के बाद तथा गनी मियाँ के मुख से ऐसी बातें सुनने के बाद उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। उसके विचार और व्यवहार में काफी परिवर्तन आ जाता है। अक्सर शाम को जहां कभी रखे पहलवान दुकान के तख्त पर बैठकर रास्ते से गुजरने वालों को बुलाकर उन्हें सट्टे यानी एक प्रकार का जुआ के गुर यानी नियम और सेहत बनाए रखने के नुस्खे बताते रहता था। परंतु आज वह लच्छे पहलवान, जो कि उसका शागिर्द था, उसे अपनी वैष्णव देवी की यात्रा के बारे में बताता है, जिसे उसने 15 दिन पहले किया था। यह सब देखकर ऐसा लगता था मानो गनी मियाँ के प्रति किया गया अपराध उसे मन ही मन खाए जा रहा है। परंतु आदत के मुताबिक रखे पहलवान आज भी वहां कोई गाय, भैंस या कौवा को आने पर हटा देता था। बिना उसकी अनुमति से न कोई कुछ उठा सकता था, न वहां पर कोई बैठ सकता था। आदत के मुताबिक रखे पहलवान गनी मियाँ के मकान के मलबे का मालिक स्वयं को ही समझता था। जितना अधिकार वह उस मलबे पर जताता था, उतना ही अधिकार वहां बैठने वाले कौवे और कुत्ते भी जताते थे। कौवा के बैठने पर या कुत्ता के वहां आ जाने पर या बैठने पर या भौंकने पर रखे पहलवान उसे धेले से मारकर हटा देता था। परंतु रात को रखे पहलवान मलबे के पास सोना चाहता था, परंतु एक कुत्ता उसे भौंक भौंक कर उसे वहां से भी जाने के लिए बाध्य कर देता है।
कहानी का अर्थ यह है कि कहानी के अंत में रखे पहलवान जो अपने को इस मलबे का मालिक समझता था, उसके इस मालिकपना को एक कुत्ता चुनौती देता है और रखे पहलवान को वहां से जाने के लिए बाध्य कर देता है और स्वयं मलबे का मालिक बनकर बैठ जाता है। इस प्रकार एक अजीब मानसिक वितृष्णा पर पहुंचकर यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि मोहन राकेश कृत मलबे का मालिक कहानी भारत विभाजन की त्रासदी और उसके प्रभावों को उजागर करने वाली एक बहुत ही सुंदर तथा एक मार्मिक कहानी है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों को भी इसे शेयर करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही उपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।